नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। पिछले लेक्चर में अपने सेल के बारे में देखा था कि सेल की खोज किसने की और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली सारे एक ही नाम है। तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया? नागेली और क्रेमर नाम के साइंटिस्ट थे। नागेली और क्रेमर नाम के साइंटिस्ट थे। 1855 ईस्वी में इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका नाम दिया इन्होंने सेल मेम्ब्रेन। एक नाम आता है इसका प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी इसी को ही कहते हैं, चाहे आप प्लाज्मा लेमा बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, तीनों एक ही नाम है। तो प्लाज्मा लेमा जो नाम है वो किसने दिया था? आपका लोवर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने प्लाज्मा लेमा नाम दिया था इसका सेल मेम्ब्रेन। अब आप सेल मेम्ब्रेन के क्या विशेषताएं होती है या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? पहली बात ये जीवित झिल्ली होती है, यानी जैसे प्लांट में होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है और उसमें कॉर्क भी पाया जाता है, वो क्या होता है? मौलिक पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जीवित झिल्ली होती है। जो कोशिका है, ये मान लो कोई कोशिका है, इसकी ये चारों ओर पाई जाती है, ये इसको आवृत करते हुए रहती है, तो ये जीवित झिल्ली पाई जाती है, मतलब इसमें ग्रोथ होती रहती है। सेकेंड है, इसका कैरेक्टर पतली होती है, ये बहुत ही थिन लेयर के रूप में पाई जाती है, जैसे अपना प्याज का छिलका होता है वो कितना जो माइक्रो होता है उस हिसाब से। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है चयनात्मक पारगम्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी इससे जो ये मेम्ब्रेन है इससे कोई भी चीज ऐसे आर पार नहीं आ जा सकती। ये सिलेक्टेड चीजों को ही अपने अंदर आने देती है और सिलेक्टेड चीजों को ही बाहर भेजती है, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है प्रत्यास्थ, यानी उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी लचीलापन पाया जाता है उसमें कि सेल की ये कभी सेल छोटी हो जाती है, कभी ये मोटाई में पड़ जाती है या मोटी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? ये लचीलापन पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ। दूसरा और ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, जो कि ये कोशिका इसके बाहर की पाई जाती है, इसके एंड सेट एडजस्टमेंट में ये दूसरी सेल पाई जाती है, फिर यहाँ पे तीसरी सेल मिलेगी, यहाँ पे चौथी, इस प्रकार पाई जाती है। और इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग ये 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई पाई जाती है। ये तो बात हुई इसके सेल मेम्ब्रेन के जनरल कैरेक्टर के बारे में। अब जो सेल मेम्ब्रेन थी उसको लेके जब नई नई खोजें हुई तो सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना है उसके बारे में भी नए नए सिद्धांत अपने को पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे लगभग 1899 में लगभग जब इसका नाम भी दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसको संरचना को देखने के लिए जैसे जैसे वो अपने सूक्ष्मदर्शियों की खोज हुई, जो माइक्रोस्कोप है उसके आधार पर वो अपन उसको चीजों को और बड़ा करके देखने लगे। तो 1899 में सबसे पहले ओवरटोन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं ओवरटोन का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये वसा की परत की रूप में पाई जाती है, यानी ये जो लेयर है ये एक वसा की परत है, सिर्फ एक परत के रूप में पाई जाती है। फिर उन्होंने बताया कि वसा की परत पाई जाती है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए 1926 में, गार्टर और ब्रेंडर। गार्टर और ब्रेंडर नाम के दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं गार्टर और ब्रेंडर का सिद्धांत। इन्होंने ये तो बता दिया कि फॉस्फो लिपिड की बनी होती है। 1926 में इन्होंने ये बता दिया कि फॉस्फोलिपिड की, और ये जो वसा है, वसा का भी आणविक स्तर, यानी 2 स्तरों में पाई जाती है। ये जो लेयर है मान लो इस प्रकार ये 2 लेयर में मिली। इन्होंने किसने कहा? ये गार्टर और
ग्रेन्युलर में इन्होंने कह दिया कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और जो वसा है वो द्विआण्विक स्तर में पाई जाती है, यानी एक लेयर ये दूसरी लेयर ये इस प्रकार पाई जाती है। उसके बाद और इसी के साथ साथ इन्होंने ये बता दिया कि इसमें नॉन पोलर और पोलर एंड पाए जाते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरे भी उन्होंने बता दिया किसने, गार्टर और ब्रेंडन ने। उसके बाद आए डेनियल और डेवसन। अपन जो मेनली पढ़ेंगे वो डेनियल और डेवसन का पढ़ेंगे, रॉबर्टसन का पढ़ेंगे और सिंगल और निकोलसन का पढ़ेंगे। तो डेनियल और डेवसन वाला जो मॉडल है उसको अपन कहते हैं सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच क्यों कहते हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सैंडविच मॉडल में इन्होंने कब बताई है, 1935 में। और 1935 में क्या बताया इन्होंने, यही बताया कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और द्विआण्विक स्तर की होती है, द्विआण्विक स्तर। लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये द्विआण्विक स्तर जो फैट है, मान लीजिए लिपिड है, इससे ये प्रोटीन से आवृत रहती है। इन्होंने ये नई चीज बता दी कि जो फॉस्फोलिपिड है वो प्रोटीन से भी आवृत रहता है। वो किसने बताया, डेनियल और डेवसन ने। यानी ये बीच में आपका फैट है और इधर भी ये प्रोटीन है, आ गया इधर भी प्रोटीन, तो ये एक सैंडविच बन गया। सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड और बीच में क्या होता है, मसाला। तो वैसे अपन मसाले को मानते हैं प्रोटीन और दोनों तरफ क्या मान लेंगे उसको, मसाला। उसके बाद चौथा सिद्धांत आया लगभग 1953 के आसपास, वूपर्स का लैटिस सिद्धांत। लैटिस को हिंदी में बोलते हैं जालक। तो इन्होंने क्या बताया, वूपर्स का लैटिस सिद्धांत इन्होंने क्या बताया, इस टाइप से इन्होंने ये तो कह दिया कि फॉस्फोलिपिड भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा, यानी फैट भी मिलेगी वसा और प्रोटीन मिलेगा। इन्होंने ये बता दिया कि एक तरफ ये फैट होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर फैट होता है, फिर प्रोटीन होता है। तो यानी एक जाल के रूप में होता है। तो उनका सिद्धांत था वूपर्स का लैटिस सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जैसे जैसे नए सिद्धांत आते गए, पीछे वाले सिद्धांत अमान्य होते गए। नेक्स्ट आता है पांचवा आपका हिलर और हाफमैन का मिशेलर सिद्धांत। मिशेलर, आपने मिशेली नाम सुना होगा। मिशेली को कहते हैं सूक्ष्म गोलिकाएं। इन्होंने अभी तक यही माना कि फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है ये इस प्रकार यहाँ पर ये छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, इस प्रकार मिलते हैं। ये सिद्धांत था आपका हिलर और हाफमैन का मिशेलर सिद्धांत। उसके बाद 1959 में रॉबर्टसन ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने सिद्धांत दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एकल कला सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, अभी तक ये तो पता चल गया कि भाई फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी वसा की बनी हुई होती है, और प्रोटीन की आ गया। तो मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। अब यहां पे इन्होंने अभी तक अपने द्विआण्विक स्तर पढ़े। रॉबर्टसन ने क्या बताया कि ये त्रिस्तरीय होती है। अब त्रिस्तरीय किस प्रकार होती है, अब इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय होती है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि पहले तो जो बाहरी स्तर होता है वो बाह्य प्रोटीन का होता है, मध्य भाग है वो किसका बना होता है, वसा का, और जो आंतरिक पार्ट है वो किसका बना होगा, प्रोटीन का। यानी 3 स्तरों से बनी होती है। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड का है जो लेयर है वो एक लेयर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन
और ये 3 स्तर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय। और लास्ट जो अपना है 7, वो है सिंगर और निकोलसन का सिद्धांत, जो अपन इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा रॉबर्टसन और सिंगर और निकोलसन का सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों को, रॉबर्टसन को पढ़ेंगे और डेविसन का मॉडल जो सैंडविच मॉडल है, और सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे।